ना तो वो जिम्मेदार कहे जा सकते ना आरोपी कहे जा सकते। आरोपी इंसान वो होता है जो कि जिसको कि एक्ट ऑफ कमीशन करता है, जो कि सोच समझ के गलत काम करता है। तो आप मानते हैं कि उनको मिस्टर क्लीन कहा जाना, स्टेट्समैन तरह से देखा जाना ठीक है? मिस्टर क्लीन कहना तो आवश्यक है, क्योंकि पर्सनल इंटीग्रिटी पर उन दिनों की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो कभी कोई लांछन नहीं आया है, कभी नहीं आया है। सीएजी, पब्लिक एक्सचेकर पर निगाह रखना और यह देखना कि वो लोगों के लिए सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं। जब कभी ये रियलाइज किया गया और जब कभी ये देखा गया कि हां लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सीएजी ने अपनी भूमिका निभाई, तो बहुत सारे स्कैंडल्स अनर्थ हुए, लोगों के सामने आए। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, ताबूत घोटाला, ये सब आखिरकार इसी तरह की कोशिशों के परिणाम रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला जब विनोद राय सीएजी थे और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम से लेकर न जाने कितने घोटाले लोगों की आंखों के सामने लाए और हालत यह हुई कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और शायद वही बुनियाद बनी कि पूरा का पूरा परिवर्तन जिसको कहा जा रहा है कि हुआ लोगों के सामने, आखिरकार उसकी बुनियाद वहीं से रखी गई। अब विनोद राय कहते हैं नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। अब इस किताब के जरिए वो लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं। बहुत सारी बातें सब कुछ कह डालने के बाद भी ऐसी हैं जो आज भी उनके दिल में ही हैं और शायद इस किताब के जरिए अब लोगों तक पहुंचेंगी। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, नीरज और इसके अलावा विनोद राय साहब हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहां मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। किताब इस वक्त और किन किन उन चीजों के साथ अब लोगों के सामने आ रहे हैं अब जो अभी तक लोग नहीं जानते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज है जो लोग नहीं जानते हैं। मैंने 5 केस स्टडी जो निकाले हैं, और ये केस स्टडी मैंने क्यों निकाले, एक तो ये जनता के सामने थे, सब रिपोर्ट थी, इसमें काफी मीडिया में और पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है, विवाद काफी हुआ है। और दूसरे, ये 5 चुनने का कारण ये था कि हर एक केस में बहुत डिफरेंट टाइप के फेलियर हुए। किसी में गवर्नेंस का फेलियर हुआ, किसी में डिसीजन मेकिंग हुआ, किसी में रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई नहीं किए गए। तो इसीलिए मैंने ये 5 केस स्टडी चुने हैं और इनको मैंने डीपली एनालाइज किया है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी निर्णय लेने की, किसने कब निर्णय लिया, किसने गलत लिया, या किसने वो निर्णय अपने नजरिए से लिया जिसमें कि चाहे किसी को हानि हो या किसी को लाभ हो। इसमें आपने अपनी कंप्यूटिंग और ऑडिटिंग को भी रिव्यू किया है क्या, जहां पर यह कहा जा रहा था कि कई जगहों पर इसमें प्रिजम्पशन है, ये लॉसेस प्रिजम्पटिव हैं, कई जगहों पर तो मुझे याद है मिनिस्टर ने जो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं करके 0 भी बताया था। कहीं आपको यह लगता है कि वो उस तरह का रिव्यू आपके संदर्भ में भी है इस किताब में? कहीं जरूर जरूर, इसमें हमने बड़े साफ तौर से लिखा है कि देखिए, सीएजी जो होता है वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन कहलाया जाता है, जैसे कि हर एक देश में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है उसको कोई और नहीं ऑडिट कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने तो 2011 में, क्योंकि हम देश में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन थे, हम लोगों ने विदेशी सीएजी से अपना ऑडिट करवाया था और सीएजी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में एक 14 मेंबर की इंटरनेशनल टीम ने हम लोगों को ऑडिट किया। 7 महीने हिंदुस्तान में उन्होंने हमारे डिफरेंट रिपोर्ट्स को, हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स को, हमारे डिफरेंट ऑफिसेस को विजिट करके ऑडिट करके एक रिपोर्ट दिया है, जो कि रिपोर्ट हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। लेकिन अभी क्यों ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अभी आप क्यों आए? रिटायर हो गए, उसके बाद सीधे मनमोहन सिंह पे ये बात भी हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। अगर वो जिम्मेदार थे, क्या आरोपी भी हैं? देखिए, अगर मई महीने के पहले मैं ये रिपोर्ट लाता तो आप पूछते अभी क्यों? 4 महीने बाद में रिपोर्ट लाता तब भी आप पूछते अभी क्यों? मैंने जानकर इस रिपोर्ट को इलेक्शन के पहले नहीं लाया, क्योंकि शायद आपको याद है 1 और 2 राइटर्स ने कहा था कि हमारे पब्लिशर ने कहा कि भाई मई के महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं जानकर इस रिपोर्ट को उस टाइम नहीं ले आया हूं। तो सर, इसमें जब लोग ये कहते हैं कि इस सरकार के आने में आपकी फाइंडिंग्स का और आपकी रिपोर्ट्स का बड़ा खास रोल रहा है, क्या आपको भी ये महसूस होता है और क्या आप भी अपने आप को किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के करीब पाते हैं? देखिए, ये तो आप बहुत ज्यादा क्रेडिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट्स किसी सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग तो मेरे करियर को जानते हैं, मैं केरला काडर का ऑफिसर हूं। 20-22 साल 24 साल में केरला में काम किया हूं। मैं वहां पे
करुणाकरन साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके डिस्ट्रिक्ट में 7 साल काम किया हूं, उनके नजदीक था, बहुत नजदीक था उनके। उसके बाद जब नयनार साहब सीपीएम बने तो उनका फाइनेंस सेक्रेटरी था। 2001 में जब वो मंत्रिसभा जब गवर्नमेंट हार गई इलेक्शन, A.K. एंटनी साहब चीफ मिनिस्टर बने, तब भी मैं फाइनेंस सेक्रेटरी ही रहा। यहां पे एनडीए गवर्नमेंट में काम किया, यूपीए गवर्नमेंट में काम का। अगर कोई कह दे कि मेरे को किसी भी पार्टी में लीनिंग है, तब साबित करे कि कब मैंने लीनिंग दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, ये सवाल मेरे से 3 साल से पूछा जा रहा है कि आपको कोई लीनिंग है, क्या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। मैंने तभी कहा था, देखिए पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, और पॉलिटिक्स में अच्छे लोग हैं भी। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अपना फीलिंग है, वो मैं कहता आया हूं कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरी रुचि उस तरह नहीं। क्या इस वजह से आप ज्यादा ईमानदारी के साथ चीजों को लेकर सामने आ पाए? इस तरह की कोई इंक्लिनेशन नहीं होना, इस तरह की कोई लीनिंग नहीं होना, क्या ये आपको क्या ज्यादा फ्रंट फुट पर आकर आप चीजों को रख पाए? शायद हो सकता है कि मेरे दिलो दिमाग में ऐसी लीनिंग नहीं है, तभी मैं ज्यादा इन बातों को बाहर ला सका हूं। अगर लीनिंग होता है तो शायद मेरे को कोई गिल्ट कॉन्शियस हुआ होता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपकी ईमानदारी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। जो भी लोग कहते हैं कि काफी ईमानदार है, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आकलन किया है आपने, प्रिजम्पटिव लॉस और वास्तविक नुकसान जो होता है, इसमें काफी डिफरेंस होता है। कांग्रेस नेता भी ये बार बार कहते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स भी हैं, वो भी कहते हैं कि प्रिजम्पटिव लॉस ये पहले क्यों नहीं हुआ, आपसे पहले भी कई कैग हुए, आप ही क्यों इस एक नए आकलन के साथ सामने आए? मेरे को ये बताइए कि आप कह रहे हैं प्रिजम्पटिव लॉस और असली नुकसान, ये असली नुकसान कहां से आया? असली नुकसान की किसने बात की है? हमने तो कभी नहीं की है असली नुकसान की बात। आप कहां से असली नुकसान लाए? हमेशा आप सीएजी की पुरानी 30 साल की रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में निकाल के देखिए, चाहे इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, वैट हो, जो लॉसेस, रेवेन्यू फॉरगॉन जिसको बोलते हैं, वो हमने हमेशा पॉइंट आउट किया है, हर सीएजी ने पॉइंट आउट किया है, और पॉइंट आउट ही नहीं किया है, सरकार ने उसको रिकवर भी किया है। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि आज तक नहीं हुआ, मैं नहीं बात कर रहा हूं। हाँ, जहां तक प्रिजम्पटिव लॉस का सवाल है, ये पहली बार पीपीपी प्रोजेक्ट्स का ऑडिट हम लोगों ने शुरू किया, और सरकार ने कहा हमको ऑडिट करने को, हमने अपने आप नहीं किया। केजी बेसिन का ऑडिट के लिए सरकार ने हमको इन्वाइट किया। ये जो 2G का था वो भी, तो ये प्रिजम्पटिव लॉस, इसलिए प्रिजम्पटिव लॉस, प्रिजम्पशन उसका मतलब नहीं है, इसकी लीगल मीनिंग होती है, इसकी फाइनेंशियल मीनिंग होती है। आप सरकार का ही डायरेक्ट टैक्स कोड निकालिए, उसमें प्रिजम्पटिव इनकम की बात की गई है, उसमें प्रिजम्पटिव गेन की बात की हुई है, उसमें प्रिजम्पटिव लॉस नहीं कहा, क्योंकि इनकम टैक्स लॉस के ऊपर नहीं। तो जब आपके क्रिटिक्स या आपके ओपोनेंट्स या आपको ओपोनेंट की तरह देखने वाले लोग ये कहते थे कि देखिए उनकी मुलाकातें कुछ विरोधी दल के नेताओं के साथ हो रही हैं, वो जो पीएससी के चेयरमैन हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, या आपका सबऑर्डिनेट कोई ये कहता है कि मेरे ऊपर तो जीरो बढ़ाने का दबाव था, ये सब बातें जब आपके सामने आती थी, तो एक आपके जैसे ऑनेस्ट और अपराइट आदमी को क्या लगता था? कहीं आप व्यथित महसूस करते थे? आपको लगता था पार्ट एंड पार्सल? नहीं, तो पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, जहां तक ऑपोजिशन लीडर से मिलने का सवाल है, हमारे संविधान का ट्रेडिशन रहा है कि पीएससी के चेयरमैन हमेशा मेजर ऑपोजिशन पार्टी का लीडर रहा है, और सीएजी पीएससी को हमेशा असिस्ट करता है। अगर आप पीएससी मीटिंग्स में देखेंगे तो जहां पीएससी चेयरमैन बैठता है उसके राइट साइड में सीएजी बैठा है हमेशा। ये मेरा ऑफिस था, ये मेरा कर्तव्य था कि पीएससी चेयरमैन से मैं क्लोजली इंटरैक्ट करूं। मैं उनके दफ्तर जाता था, उनके घर जाता था, अपनी स्टाफ कार में जाता था, कभी छिपाने की कोशिश नहीं की। तो अगर मेरे को छिपाना होता तो मैं शायद अपनी पर्सनल कार लेके रात के अंधेरे में जाता। बिल्कुल। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर प्रिजम्पटिव लॉस की बात भी करें, तो आपको लगता है कि प्रिजम्पटिव लॉस गेन की अगर बात करते रहे तो वो टेलीकॉम ग्रोथ जो भारत में हुआ वो संभव हो पाता? देखिए, टेलीकॉम ग्रोथ के कुछ आंकड़े थे, कुछ ऑब्जेक्टिव थी। वो टेलीडेंसिटी की जो ऑब्जेक्टिव थी वो हमने अपने रिपोर्ट में ही दिखाया कि हमारी रिपोर्ट तो 2010 में आई। सितंबर 2009 में जो हमारा टारगेट था, टेलीडेंसिटी का टारगेट था, सरकार का टारगेट था 15 फोन्स पर 100,
वो अचीव हो चुका था, 17.5 पे आ गया था वो, नंबर 1। नंबर 2, आपको टेंडेंसी बढ़ानी है तो प्लानिंग कमीशन ने खुद कहा है कि इसको आप सोशल ऑब्जेक्टिव और रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये सरकार, मान लीजिए आप कल को सरकारी जमीन है, कल को सरकारी फॉरेस्ट है, सरकारी माइन है, आपने फ्री में देना शुरू कर दिया तो ये सही बात है, सरकार को रिसोर्सेज कहां से आएंगे? और हमने लिखा है रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, मैक्सिमाइज करने की हमने कोई बात ही नहीं कही है। तो सरकार को नियमित रूप से दोनों सोशल ऑब्जेक्टिव और रिसोर्स ऑब्जेक्टिव बैलेंस करके आगे बढ़े। चलिए, फॉर्मर सीएजी विनोद राय साहब के साथ हमारी ये बातचीत जारी है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, क्या उनका ये दिल का गुबार भी है? क्या इंस्टीट्यूशन के बारे में ये कहना भी सही होगा कि वो उतने ही अच्छे या बुरे होते हैं जिसमें वहां टॉप पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी होता है? क्या वही ये कह सकता है कि आई कुड बी जस्ट एन अकाउंटेंट और आई एम नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट? एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होता है।